देखो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। आपका जो पार्टिकल है वो सर्किल में मूव कर रहा है और उस सर्किल की रेडियस जो है वो स्मॉल आर है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड वी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस आर है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो रेट जो हमारा टेंजेंशियल एसिलेशन dv अपॉन dt होता है वो जीरो में चला जाएगा। शो दैट इट्स एसिलेशन एट एनी पॉइंट ऑफ पाथ इज v स्क्वायर अपॉन r। और सिद्ध करना है कि किसी सर्किल के किसी भी बिंदु पर, उसके पाथ के किसी भी बिंदु पर जो एसिलेशन होगा वो v स्क्वायर अपॉन r होगा एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल की तरफ होगी। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर हमारे पास दो एसिलेशन होते हैं, टेंजेंशियल एसिलेशन और नॉर्मल एसिलेशन, और उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा आपको। अब ये आंसर में गिवन, अब हमें ये दे रखा है स्पीड v इक्वल टू कांस्टेंट है, स्पीड v जो है वो कांस्टेंट है। अब आप टेंजेंशियल एसिलेशन लेंगे तो टेंजेंशियल एसिलेशन dv अपॉन dt इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब नॉर्मल एसिलेशन का फार्मूला है आपका v स्क्वायर अपॉन रो। नॉर्मल एसिलेशन का फार्मूला v स्क्वायर अपॉन रो है, v स्क्वायर अपॉन, अब रो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, लेकिन आप सर्किल में मूव कर रहे हैं तो सर्किल में तो रेडियस फिक्स रहती है, तो आप रो की जगह डाल देंगे r और ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि रो इज इक्वल टू r। तो अब यहाँ से एसिलेशन इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट टेंजेंशियल एसिलेशन का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ नॉर्मल एसिलेशन। अब टेंजेंशियल एसिलेशन 0 है तो नॉर्मल एसिलेशन ही आंसर बन जाएगा v स्क्वायर अपॉन r। अब याद करिएगा v स्क्वायर अपॉन r रिजल्ट आया है। v स्क्वायर अपॉन r रिजल्ट फिजिक्स वालों का होता है जिसे अभिकेंद्र त्वरण यानी कि सेंटीपिटल एसिलेशन कहते हैं, और सेंटीपिटल एसिलेशन की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल होती है। अब ये ले लेते हैं, ये एसिलेशन v स्क्वायर अपॉन r हो गया। अब इसके रिजल्ट में लिख देंगे दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल। इस तरह से हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है। ये जो हमारा एसिलेशन आया है वो एसिलेशन v स्क्वायर अपॉन r, जो एसिलेशन हमारा आया है वो एसिलेशन v स्क्वायर अपॉन r आया है। v स्क्वायर अपॉन r सेंटीपिटल एसिलेशन यानी कि अभिकेंद्र त्वरण होता है और इसकी दिशा जो है सदैव केंद्र की ओर होती है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा थर्ड क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख दिए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में है प्रूव दैट द एसिलेशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए कर्व विद कांस्टेंट विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब ध्यान से देखिएगा, फिर दोबारा से वही कंडीशन है, यूनिफॉर्म स्पीड है इज रो साई डॉट स्क्वायर। अब जो एसिलेशन है वो प्रूव करना है, वो रो साई डॉट स्क्वायर है, साई डॉट यानी कि डी साई अपॉन डी टी, वही वाला क्वेश्चन है जैसे कि ऊपर है, लेकिन अब की बार सर्किल नहीं है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को मुझे तोड़ना पड़ेगा। अब हमारी कंडीशन में इसमें आंसर बन जाएगा, आंसर स्पीड v इक्वल टू कांस्टेंट। स्पीड जो है आपकी v इक्वल टू कांस्टेंट हो गई है, तो आपका टेंजेंशियल एसिलेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो अब आप लेंगे नॉर्मल एसिलेशन, नॉर्मल एसिलेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन रो। अब यहाँ से आप फार्मूला लगाएंगे, एसिलेशन इज इक्वल टू अंडर रूट टेंजेंशियल स्क्वायर ऑफ टेंजेंशियल एसिलेशन प्लस स्क्वायर ऑफ नॉर्मल एसिलेशन। टेंजेंशियल एसिलेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एसिलेशन का स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, लेकिन टेंजेंशियल एसिलेशन चूंकि आपका 0 है तो आपका आंसर में सिर्फ बचेगा नॉर्मल एसिलेशन। अब नॉर्मल एसिलेशन का फार्मूला v स्क्वायर अपॉन रो है। आप देखिएगा यहाँ पर आंसर क्या लाना है, रो साई डॉट स्क्वायर लाना है, तो रो मुझे न्यूमरेटर में ऊपर चाहिए, रो से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ रो इंटू v अपॉन रो का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इन दोनों के फार्मूले तोड़ देता हूँ, इस रो को मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ये हो जाता है ds अपॉन dt। यहाँ BSc पार्ट 1 का फार्मूला लगा देते हैं d साई अपॉन ds। वेलोसिटी का फार्मूला ds अपॉन dt तोड़ दिया है, और यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर BSc पार्ट 1 से ds अपॉन d साई आ गया है। अब देखिएगा ds से ds आपका कट जाएगा,
तो ये आपका आ जाएगा रो डी साई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो साई डॉट स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट तैयार हो चुका है रो साई डॉट स्क्वायर। इस चैप्टर में एक बात ध्यान रखिएगा, जो छोटे छोटे सवाल हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये छोटे छोटे सारे सवाल जो है आए हुए भी है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए प्लेन कर्व विद कांस्टेंट स्पीड। फिर दोबारा वही शर्त हो गई, स्पीड कांस्टेंट है। तीसरा सवाल है जिसमें स्पीड कांस्टेंट दे रखी है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपका 0 में चला जाएगा एंड इट्स एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। अगली शर्त दे रखी है कि जो एक्सीलरेशन का परिमाण है वो नियत है। प्रूव दैट पाथ इज ए सर्किल। तो प्रूव करना है कि जो पाथ होगा वो एक सर्किल होगा। अब आंसर में देख लीजिएगा, स्पीड v इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा 0। आप कंडीशन लगा देते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सीलरेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू डाल दीजिएगा कांस्टेंट। आपको दे रखा है कि जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, जो परिणामी त्वरण है वो भी आपका नियत है एक्सीलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू तो आपकी 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा नॉर्मल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। नॉर्मल एक्सीलरेशन का फार्मूला तोड़ दीजिएगा, बी स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ बी स्क्वायर अपॉन रो की वैल्यू कांस्टेंट आ गई है। अब यहाँ देखिएगा v पहले से ही कांस्टेंट है, तो v कांस्टेंट में चला जाएगा। अब यहाँ से आपको मिलेगा रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि आपका पार्टिकल जो है एक ऐसे पाथ में गतिमान है, एक ऐसे रास्ते पर गतिमान है कि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कांस्टेंट है। और जितने भी प्लेन कर्व होते हैं उन प्लेन कर्व में एकमात्र सर्किल ही ऐसा होता है जिसकी रेडियस जो है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। और आपका रिजल्ट आ रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपकी कांस्टेंट है। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि हमारा जो पाथ होगा वो एक सर्किल होगा। अब रो इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है, ब्रैकेट में लिख देते हैं, सो पाथ इज ए सर्किल, यानी कि जो पार्टिकल है उसका जो पाथ होगा वो एक सर्किल होगा। अब देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन में है, एक टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल भी इक्वल। अब दो तरह के आपके पास एक्सीलरेशन है, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, तब वो प्रूव करने के लिए कह रहा है, प्रूव दैट इट्स वेलोसिटी वेराइज एज e टू द पावर साई। जो वेलोसिटी है वो e टू दी पावर साई के अकॉर्डिंग वेराइज होनी चाहिए, उसके अनुसार परिवर्तित होनी चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन है ये भी। आंसर गिवन दैट, अब हमें दे रखा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फार्मूला आप ये तोड़िएगा, b dv अपॉन ds। नॉर्मल एक्सीलरेशन आपका b स्क्वायर अपॉन रो हो जाएगा, b से आप b कैंसिल कर देंगे तो आपका हो जाता है रो dv अपॉन ds इज इक्वल टू b। अब रो को आप ब्रेक कर दीजिएगा, ds अपॉन डी साई इंटू dv अपॉन ds इज इक्वल टू b। अब ds से ds कट जाता है, ये आपका dv अपॉन b इज इक्वल टू हो जाता है d साई। आप यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, log b bc इज इक्वल टू साई प्लस log c डाल दीजिएगा, तो b इज इक्वल टू e टू दी पावर साई इंटू c हो जाता है। c कांस्टेंट है तो b प्रोपोर्शनल टू हो जाता है e टू दी पावर साई। और इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये सिद्ध हो जाता है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो e टू दी पावर साई के जो है वो प्रोपोर्शनल है। अब देखिएगा छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में दे रखा है उसमें, द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस a। जो आपका पार्टिकल है वो एक सर्किल में मोशन कर रहा है और उस सर्किल की रेडियस स्मॉल a है और उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज लैम्डा टाइम्स इट्स नॉर्मल एक्सीलरेशन। और ये शर्त दे रखी है कि जो पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वो उसके नॉर्मल एक्सीलरेशन का जो है वो लैम्डा टाइम्स है। फिर आगे लिखता है, इन द स्पीड एट ए सर्टेन टाइम इज u। किसी समय जो वो कह रहा है ये स्पीड को u मान करके चल रहा है, तो इस कंडीशन को मैं इनिशियल कंडीशन डालूंगा, मैं इसे प्रारंभिक वेग की तरह से करूंगा कि t इक्वल टू 0 पर जो मेरी वेलोसिटी है वो u है। Prove that it will return to the same point after time a upon lambda u into 1 minus e to the power minus 2 pi upon lambda। तो अब ये सिद्ध करके दिखाना है कि इस दिए गए समय में जो पार्टिकल है वो इतने समय के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएगा। यानी कि आपका जो पार्टिकल है वो सर्किल त्रिज्या a के सर्किल में चक्कर लगा रहा है
और उसके अंदर प्रॉपर्टी यह है कि उसका जो टेंजेंशियल एसिलेशन होगा वो उसके नॉर्मल एसिलेशन का लैम्डा गुना है, और आपको सिद्ध करके दिखाना है कि पार्टिकल इस टाइम के बाद अपनी वापस पोजीशन को पुनः प्राप्त कर लेगा। अब ऐसे कर देते हैं, आंसर में गिवन में आ जाएगा टेंजेंशियल एसिलेशन इज इक्वल टू नॉर्मल एसिलेशन। टेंजेंशियल एसिलेशन को आप तोड़ दीजिएगा, d dv अपॉन ds में तोड़ दीजिएगा, और लैम्डा नॉर्मल एसिलेशन आपका v स्क्वायर अपॉन रो हो जाएगा। अब रो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेकिन आप तो सर्किल में चल रहे हैं, तो सर्किल में तो रेडियस कांस्टेंट होती है, क्योंकि अब रो इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से a आ जाता है, एक b से b हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनता है dv अपॉन ds इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a। v dv अपॉन ds इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a बन चुका है यहाँ से v ds अपॉन dt। अब देखिएगा यहाँ पर जो है हमें टाइम निकालना है, यहाँ पर हम अब यहाँ से देखिएगा हमसे टाइम की वैल्यू पूछी हुई है। टाइम की वैल्यू पूछने के लिए अब मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन एक इंटीग्रेशन तो वेलोसिटी के लिए है और एक इंटीग्रेशन जो है वो s के लिए है, रिटर्न टू द सेम पॉइंट इन टाइम t। अभी मुझे यहाँ लाना पड़ेगा dt, अब मुझे यहाँ dt लाना पड़ेगा। तो अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है मेरे से, यहाँ dv अपॉन ds इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a, यहाँ पर इंटू में b और बचा हुआ है, तो ये हो जाता है dv अपॉन b हो जाएगा, dv अपॉन b, यहाँ पर dv अपॉन b ले लेते हैं, और यहाँ पर हो जाता है लैम्डा अपॉन a ds, लैम्डा अपॉन a ds होता है। अब यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक तरफ तो वेलोसिटी v में चली जाएगी और एक तरफ जो इंटीग्रेशन है वो s में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है रास्ता थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब यहाँ पर जो dv अपॉन dt था वेलोसिटी तोड़नी चाहिए थी, यहाँ पर चूंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है। चलिएगा लॉग लेकर के चलते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग लॉग v बेसी इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा s अपॉन a प्लस लॉग c1। अब v इक्वल टू आपका हो जाएगा c1 e टू दी पावर लैम्डा s अपॉन a, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर जरूरत है मुझे कांस्टेंट c1 की। अब मुझे कैलकुलेशन के लिए यहाँ कांस्टेंट c1 चाहिए। अब कांस्टेंट c1 निकालने के लिए मुझे एक कंडीशन चाहिए होगी। अब ये कंडीशन देखेगा, यहाँ देखेगा इफ द स्पीड एट सर्टेन टाइम इज u। अब मुझे दिया गया है कि किसी निश्चित समय पर जो स्पीड है वो u है। अब मैं समय प्रारंभिक वेग मान लेता हूँ। अब मैं कंडीशन यहाँ लगाने जा रहा हूँ इनिशियली एट s इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। इनिशियली यानी कि पार्टिकल को जहाँ से चला रहा हूँ मैं s इज इक्वल टू 0 से चला रहा हूँ, तो यहाँ से v इक्वल टू मेरा u आ जाता है। इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा, तो u इक्वल टू आ जाता है c1। तो बाई इक्वेशन 1 तो v की वैल्यू आ जाती है मेरी u e टू दी पावर लैम्डा s अपॉन a। अब v को दोबारा तोड़ दीजिएगा, ds अपॉन dt इक्वल टू u e टू दी पावर लैम्डा s अपॉन a। अब यहाँ से टाइम निकाल दीजिएगा, dt इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन u हो जाएगा e टू दी पावर माइनस लैम्डा a अपॉन ds हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड में मेरा dt बन चुका है, मेरा टाइम आ चुका है, और राइट हैंड साइड में ds बना है। अभी जो इनिशियली जो मैंने वेग लिया था वो u लिया था, और उस समय s की वैल्यू 0 हुई थी। अब वो कह रहा है कि पार्टिकल को इतने समय में वापस आना है। अब देखिएगा, आप खुद ही सोचिएगा, जब पार्टिकल एक सर्किल में चल रहा होगा तो सर्किल में जब वो एक पूरा चक्कर लगा लेगा तो वो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय कर लेगा। अब त्रिज्या हमारी स्मॉल a है, तो हमारी परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई a। तो टाइम की जो लिमिट, टाइम का इंटीग्रेशन मैं करने वाला हूँ 0 से t लगा देता हूँ मैं, लेकिन उसे पार्टिकल को एक पूरा चक्कर लगाना है, तो s इक्वल टू 0 से शुरुआत करिएगा और एक उसे पूरा चक्कर घुमा दीजिएगा, तो s की जो लिमिट हो जाएगी वो 0 से 2 पाई a हो जाएगी। ऐसे ले लेते हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट सर्किल। अब मैंने लिख दिया है टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट सर्किल, यानी कि पूरा चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगता है। इधर t हो जाता है 1 अपॉन u इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई a हो जाएगा e टू दी पावर माइनस लैम्डा s अपॉन a ds। तो t इक्वल टू 1 अपॉन u हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस लैम्डा s अपॉन a, और माइनस आ जाएगा लैम्डा अपॉन a, लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई a। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा, तो t इक्वल टू ये a ऊपर आ जाता है,
ए अपॉन लैम्डा यू। लिमिट उल्टी कर दीजिएगा, क्योंकि माइनस लग रहा है तो पहले जीरो वाली लिमिट डाल दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। एस की जगह जब 2 पाई ए डालेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 2 पाई लैम्डा। और इस तरह से जो आपका रिजल्ट है वो प्रूव हो जाता है। अब देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में ए पॉइंट्स मूव इन ए प्लेन कर्व। कोई पार्टिकल जो है वो एक प्लेन कर्व में मूव कर रहा है, सो दैट इट्स टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। पहली शर्त ये रखी है कि उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन आर इन कांस्टेंट रेशियो। दूसरी शर्त ये रखी है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल एक्सीलरेशन जो है उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। दो चीजें हमें कांस्टेंट दे रखी है इसने। फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कर्व। देखिएगा इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कर्व जो होती है आपकी, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम एस कॉमा साई होता है। जब आप इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालने जा रहे होते हैं तो आपको इक्वेशन चाहिए जो एस में और साई में होती है, ठीक है। अब एस और साई की इक्वेशन अगर चाहिए तो आपके पास रो निकाल दीजिएगा, रो इज इक्वल टू होता है डी एस अपॉन डी साई। अब इस वाले चैप्टर में अगर आपसे इंट्रिंसिक इक्वेशन पूछी जा रही है तो आप क्या करेंगे, जो दी गई इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप रेडियस ऑफ कर्वेचर रो निकालेंगे। जब रो आ जाएगा तो उस रो को डी एस अपॉन डी साई में तोड़ देंगे, और जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपकी इक्वेशन एस और साई में आ जाएगी, जो आपकी इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाएगी। अब सबसे पहली शर्त देख लीजिएगा जो दे रखी है, वो दे रखी है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो सबसे पहले शर्त लगा देते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ ध्यान रखना टाइम नहीं आना चाहिए, क्योंकि आंसर में टाइम नहीं चाहिए हमें, तो हम तोड़ देते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बी डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल टू के। तो यहाँ बी डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल टू के डी एस हो जाता है। 1 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डाल दीजिएगा, जिससे इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ना हो। इंटीग्रेशन अब ये 2 कट जाएगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2kS प्लस C1। देखिएगा वेलोसिटी का रिलेशन डिस्टेंस आर्कुअल डिस्टेंस s के साथ आ चुका है। अब मैं दूसरी कंडीशन लेने जा रहा हूँ, वो कह रहा है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल एक्सीलरेशन आर इन कांस्टेंट रेशियो। अब ऐसे ले लेते हैं, गिवन ये टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन नॉर्मल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपको कांस्टेंट में लैम्डा मान लेता हूँ। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मेरा v है, नॉर्मल एक्सीलरेशन मेरा v स्क्वायर अपॉन रो इक्वल टू लैम्डा है। एक v से v कैंसिल हो जाएगा तो रो अपॉन v इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर v में मेरी वैल्यू पड़ी हुई है, वेलोसिटी मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, इंटीग्रेशन करने की तैयारी है, हमारा आंसर आने वाला है। तो रो इक्वल टू हो जाता है v लैम्डा। यूज इक्वेशन 1 रो को तोड़ दीजिएगा, रो का फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा डी एस अपॉन डी साई लैम्डा। v की वैल्यू देख लीजिएगा, ये हो जाता है √2kS प्लस C1। वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिएगा, ds अपॉन √2kS प्लस C1 इक्वल टू लैम्डा डी साई। अब यहाँ इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी जो पावर है वो ऊपर जाकर के पावर माइनस की हाफ हो जाएगी। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 आ जाएगा, √2kS प्लस C1 आ जाएगा, और s के साथ कांस्टेंट 2k पड़ा हुआ है तो ऑन में 2k आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा साई प्लस C2। तो ये हो जाता है √2kS प्लस C1 इज इक्वल टू लैम्डा साई प्लस C2 इंटू k। अंडर हटा दीजिएगा, 2kS प्लस C1 इज इक्वल टू ये हो जाता है k स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा C2 साई। अब थोड़ा सा इसे सेपरेट कर लीजिएगा, तो 2kS इज इक्वल टू हो जाता है k स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई स्क्वायर हो जाता है, प्लस यहाँ C2 स्क्वायर k स्क्वायर हो जाता है, प्लस 2 लैम्डा k स्क्वायर C2 साई हो जाता है। अब s से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ k लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 साई स्क्वायर हो जाता है, और प्लस यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लैम्डा बचेगा, k बचेगा, C2 और साथ में साई आ जाएगा, और प्लस इस टर्म में देखिएगा C2 स्क्वायर k स्क्वायर है, तो यहाँ C2 स्क्वायर k बटे 2 हो जाएगा। आपका C1 कांस्टेंट है, C2 कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है। कांस्टेंट की मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ कांस्टेंट होता है, सबको सिंपली हटा दीजिएगा। आप लेट कर लीजिएगा लैम्डा स्क्वायर k/2 इक्वल टू a,
लैम्डा के C2 इक्वल टू बी और C2 स्क्वायर के अपॉन 2 इक्वल टू सी मान लीजिएगा यहाँ पर। तो आपकी इक्वेशन एक सिंपल इक्वेशन आ जाती है ए साई स्क्वायर प्लस बी साई प्लस सी। इस तरह से आपकी सिंपल इक्वेशन आ जाती है। ये आ जाती है आपकी इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ पाथ। ये आपकी पाथ की इंट्रिंसिक इक्वेशन आ जाती है। अब एक्सरसाइज में जो 8वां क्वेश्चन दे रखा है वो 8वां क्वेश्चन आप बुक में से एक लाइन सॉल्यूशन की दे रखी है, वही उसका आंसर है। मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है, वो बुक में से ही कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 3 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके लिए आपको मुझे कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी जो आगे साइक्लाइड में पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर इस चीज़ को बताना जरूरी है जिससे कि क्वेश्चन जो है हमारा हो सके। देखिएगा क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में है ए पार्टिकल डिस्क्राइब साइक्लाइड विद यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहली चीज क्या है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट दे रखी है, यानी कि v इक्वल टू मान लीजिएगा कांस्टेंट के। आपका जो पार्टिकल है वो साइक्लाइड में मूव कर रहा है और स्पीड जो है उसकी कांस्टेंट है। तो सबसे पहली लाइन लिख दी है मैंने v इक्वल टू कांस्टेंट के मान लिया गया है। प्रूव दैट द नॉर्मल एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट। अब आपको सिद्ध करके दिखाना है कि किसी बिंदु पर जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा वेराइज इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती होगा एज द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस। अब यहाँ पर देख लीजिएगा करेक्शन है बुक में, आपको बुक के एग्जाम्पल में स्क्वायर रूट नहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर जो बुक में क्वेश्चन प्रिंट है वो गलत है। तो यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट होना चाहिए एट एनी पॉइंट वेराइज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ साइक्लाइड। अब आपको सिद्ध करके दिखाना है कि पार्टिकल अगर पाथ के किसी भी बिंदु पर हम नॉर्मल एक्सीलरेशन ले जाते हैं तो वो नॉर्मल एक्सीलरेशन जो होगा साइक्लाइड के बेस से जो उस बिंदु की दूरी होगी उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। इसके लिए मैं पहले आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिएगा v इक्वल टू कांस्टेंट आ चुका है, v की वैल्यू। अब आपका नॉर्मल एक्सीलरेशन का फार्मूला v स्क्वायर अपॉन रो होता है। v स्क्वायर, v की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। रो का फार्मूला ds अपॉन d साई होता है। अब चूंकि s इक्वल टू होता है आपका 4 साइन, ये आपकी है इक्वेशन ऑफ साइक्लाइड। ये आपकी साइक्लाइड की इक्वेशन है। अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर डाल दीजिएगा तो नॉर्मल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाता है के स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4a cos साइन। साइन साइन का डिफरेंशिएशन हमारा cos साइन हो जाता है। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। अब के स्क्वायर अपॉन 4a, इसे दोबारा तोड़ देते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन। अब साइन साइन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से डाल देते हैं। बाई इक्वेशन 1 साइन साई की वैल्यू हो जाती है s अपॉन 4a। तो यहाँ से नॉर्मल एक्सीलरेशन हो जाता है के स्क्वायर अपॉन 4a अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर। जब आप एलसीएम लेंगे तो 4a आएगा, 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा। तो आज आपका आ जाता है के स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। आपका नॉर्मल एक्सीलरेशन आ चुका है यहाँ पर। अब नॉर्मल एक्सीलरेशन आ चुका है। अब यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब अगली बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो इस समय मैं फार्मूला बताने वाला हूँ ये आज तक की पढ़ाई में आपने यूज़ नहीं करा है। साइक्लाइड तो आपने बीएससी पैटर्न में बनाया है लेकिन उसके कंप्लीट फार्मूले आपने नहीं पढ़े हैं। आप देखिएगा ये हमारा साइक्लाइड है, ये हमारा ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा साइक्लाइड है। ये देख लीजिएगा, ये मैंने डायग्राम बना दिया है साइक्लाइड का। अब इसमें मैं कुछ बात बताने वाला हूँ जिससे कि मैं समझा सकता हूँ क्या नाम की मेरा जो फार्मूला है वो किस तरह से जो है बनेगा, रिजल्ट जो है वो किस तरह से आना चाहिए। अब देखिएगा ये मान लीजिएगा पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए डैश है, ये ऊपर वाली जो लाइन है ये बेस कहलाती है। जो ए डैश वाली लाइन है वो हमारा साइक्लाइड का बेस कहलाती है, और जो ये ओ वाला पॉइंट है ये हमारा वर्टेक्स कहलाता है। अब मान लीजिएगा, अच्छा जी ये मान लीजिएगा ए, और यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट मान लीजिएगा ये बी पॉइंट है, और ये इसमें होता क्या है जो ओ से लेकर के बी तक होता है ये पूरी लेंथ जो है 2b होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है हमारी वो 2a होती है, सॉरी। अब ये जो होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर एक सर्किल बनता है रेडियस a का।
यानी कि साइक्लॉइड ऐसा बनता है, देखिएगा जैसे ये सर्किल है, ये आपकी ओरिजिन हो गया, यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गया। अब ये सर्किल है जिसका रेडियस जो है वो ए है। अब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और यहाँ से इसे इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। ये इस तरह से आपका ओरिजिनल साइक्लॉइड बनता है। और ये अंदर जो सर्किल बना हुआ है इसे बोलते हैं जनरेटिंग सर्किल। ये जनरेटिंग सर्किल की रेडियस स्मॉल ए कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक आप जब जाएंगे तो वो हो जाएगा सर्किल का डायमीटर। इसीलिए मैंने ये वर्टेक्स से लेकर के बेस तक की जो डिस्टेंस है वो 2a लिखी हुई है। अब देखिएगा यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब देखिएगा अगर सपोज कर लीजिएगा मैं कोई पॉइंट P लेता हूँ तो इस पॉइंट P के दो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक तो s, साई हो जाएगा, O से P तक की जो चाप हो जाएगी वो s हो जाएगी। अब इंट्रिंसिक इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं जाऊँ तो O से P तक की जो चाप की लंबाई है वो मेरी s हो जाती है। और साई मेरा तब बनेगा जब मैं यहाँ बिंदु P पर टेंजेंट दिखाऊंगा, तो उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब x और y सिस्टम भी चल रहा है यहाँ पर। इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं कार्टेशियन में डालता हूँ तो ये एक्स वाई हो जाता है, ठीक है। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है 2a है और कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से जब ये देखेंगे तो ये आपका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2a है। अब मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं बिंदु P पर कर रहा हूँ और मेरे से जो उसने आंसर पूछा है उसमें जिक्र हुआ है डिस्टेंस का, और डिस्टेंस जो है वो साइक्लॉइड के बेस से चाहिए। अब ये मेरा पॉइंट हो चुका है, ये पूरी डिस्टेंस 2a है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी मेरी वो 2a माइनस वाई हो जाएगी। तो यानी कि जिस बिंदु P पर रह करके मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उस बिंदु P की जो बेस से वर्टिकल डिस्टेंस है वो 2a माइनस वाई है। और मुझे सिद्ध करके दिखाना है कि जो मेरा नॉर्मल एसिलेशन है वो वर्टेक्स से जो भी बिंदु की दूरी होगी, यानी कि डायग्राम के अकॉर्डिंग 2a माइनस वाई, उसके वर्गमूल के समानुपाती मेरा नॉर्मल एसिलेशन होगा। अब यहाँ पर नॉर्मल एसिलेशन में इतना निकाल चुका हूँ, नॉर्मल एसिलेशन की वैल्यू मेरी के स्क्वायर अपॉन आ चुकी है √16a² माइनस s²। अब एक रिलेशन होता है बेटा s में और y में एक रिलेशन होता है, चूंकि s² होता है 8ay। यहाँ अभी ब्रैकेट में मैं नोट लिख देता हूँ, s² 8ay। अभी आगे जाकर के हम चैप्टर पढ़ेंगे साइक्लॉइड। उस साइक्लॉइड में सारे फार्मूले आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल इस फार्मूले को एज ए नोट पॉइंट पढ़िएगा, s² 8ay। तो यहाँ पर आपका नॉर्मल एक्सीलरेशन हो जाता है k² अपॉन √16a² माइनस ये हो जाता है 64 नहीं 8 हो जाता है, a हो जाता है और y हो जाता है। यहाँ से आप ले लेते हैं k² ले लेते हैं और अपॉन में अंडर रूट में 8a कॉमन ले लेते हैं, तो आपका बनता है √2a माइनस वाई। सारे कांस्टेंट छोड़ दीजिएगा तो प्रोपोर्शनल टू बन जाता है 1/√2a माइनस वाई। अब यहाँ से देख लीजिएगा प्रोपोर्शनल आ चुका है कांस्टेंट हटाने के बाद। अब क्या पड़ा हुआ है 2a माइनस वाई। अब 2a माइनस वाई जो है डिस्टेंस है पॉइंट P की, कहाँ से आपके बेस से। तो यहाँ से हो जाता है मेरा फार्मूला नॉर्मल एसिलेशन प्रोपोर्शनल टू 1/√, के अंदर आ जाता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बेस। अब देख लीजिएगा यहाँ पर जो 2a माइनस वाई है वो मेरी हो गई है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बेस। अब यहाँ से सिद्ध हो गया है कि नॉर्मल एसिलेशन जो है वो बिंदु की आधार से जो दूरी होती है उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। अब इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है।